मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास कानून का बेटा भाग 11। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बब्बन अभी कुछ कहने ही वाला था कि एक झटके से समूची कोठी की लाइट ऑफ हो गई। लो, बब्बन चीख पड़ा, क्या अब भी तुम कहोगे कि फोन पर वह बोल रहा था खेल शुरू हो? कोबरा के मेंबर अपने अपने मोर्चे पर तैनात हैं और इन सब के बावजूद खेल शुरू हो चुका है। अब कुछ देर बाद धमाके शुरू होंगे। एक के बाद सारी कोठी मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। नहीं, मैं इस कोठी में नहीं रह सकता। और लाइट गुल होने वाली घटना ने 16 को भी उखाड़ दिया। कुछ सोचने पर विवश हो गया वह। बुरी तरह आतंकित बब्बन लगातार चीख रहा था कि उसकी हिफाजत की जाए। थोड़ी देर बाद मलबे में तब्दील होने वाली कोठी से बाहर निकाला जाए उसे। कोबरा के मेंबर्स की टॉर्च ऑन हो चुकी थी। 16 चीख कर लाइट गुल होने का कारण पता करने के लिए हुक्म दे रहा था और अब सारे दहशत के बब्बन इतना पागल हो गया था कि दोनों हाथों से 16 का गिरेबान पकड़कर उसे झंझोड़ता हुआ बार बार चीखने लगा, इस मनहूस कोठी से बाहर निकालो। कहाँ भेजूं आपको? 16 चिल्लाया। इस कोठी से बाहर निकलना यहाँ रहने से ज्यादा खतरनाक है। बुलेट प्रूफ गाड़ी, बब्बन बोला। बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगाओ, मैं सुरक्षित रहूंगा उसमें, और उसमें बैठाकर मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जा सकता है। 16 को यह आइडिया जम गया। दिन में बब्बन के यूज में आने वाली गाड़ी रात में गेम्स क्लब के गैराज में खड़ी रहती थी। उसने तेजी से वायरलेस पर गेम्स क्लब संबंध स्थापित किया और उस वक्त वह गाड़ी भेजने के लिए कह रहा था जब कोठी के किसी हिस्से में एक विस्फोट हुआ। बब्बन की रही से हिम्मत भी जवाब दे गई। गैराज का शटर उठाने के बाद बुलेट गाड़ी के ड्राइवर ने अंदर कदम रखा ही था कि गैराज के अंधेरे कोने में छिपा एक व्यक्ति चीते के समान उस पर झपट पड़ा। ड्राइवर बौखला गया। चीखने के लिए उसका मुंह खुला जरूर, परंतु उसमें से कोई आवाज ना निकल सकी। क्लोरोफॉर्म की तीखी गंध उसके जहन में चढ़ती चली गई और अगले पल उसका बेहोश जिस्म हमलावर की बाहों में झूल रहा था। क्लोरोफॉर्म युक्त रुमाल उसने अपनी जेब में रखा। ड्राइवर की बेहोश जिस्म को गैराज के फर्श पर लिटाने के बाद उसने सबसे पहले अपने कपड़े उतारे, बाद में ड्राइवर के, और मुश्किल से 10 मिनट बाद ड्राइवर के कपड़े उसके तन पर थे। कुछ देर बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी गैराज के बाहर निकलकर बुलेट के मानंद बब्बन की कोठी की तरफ दौड़ पड़ी। पिछली सीट पर ड्राइवर बेहोश पड़ा था। हमलावर के कपड़े उसके नजदीक सिर पर रखी कैब का अग्रिम भाग ड्राइविंग सीट पर बैठे हमलावर ने ललाट पर इतना अधिक झुका रखा था कि प्रयत्नों के बावजूद उसकी शक्ल नहीं देखी जा सकती थी। बब्बन की कोठी के नजदीक उसने 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकी, इंजन बंद करके बाहर निकला और पिछला दरवाजा खोलकर ड्राइवर का नग्न जिस्म बाहर निकाला। उसे अंधेरे फुटपाथ पर लुढ़काने के बाद गाड़ी लेकर वह आगे बढ़ गया। वह जो वास्तव में केशव था, केशव पंडित। जब तक बुलेट प्रूफ गाड़ी बब्बन की कोठी के बाहर पहुंची, तब तक कोठी के विभिन्न हिस्सों में कुल मिलाकर 3 धमाके हो चुके थे। भगदड़ सी मची हुई थी वहां। हालांकि कोबरा के मेंबर यह पता लगा चुके थे कि लाइट कोठी के बाहर उस पोल से तार काट कर गुल की गई है जिससे बब्बन की कोठी का कनेक्शन था। मगर बब्बन की घबराहट कम नहीं हो रही थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी में बंद होने के लिए तड़प रहा था वह। और तब जबकि गाड़ी वहां पहुंची, कोबरा के सशस्त्र मेंबर्स ने बब्बन को अपने घेरे में लेकर गाड़ी तक नियमानुसार 2 कमांडो पिछली सीट पर, बब्बन के एक केशव के बराबर वाली सीट पर बैठ गए। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी ही वे चीज थी जिन्होंने उनमें से किसी का भी ध्यान ड्राइवर की तरफ न जाने दिया। 16 ने केशव को खुद आदेश दिया था, मिस्टर बब्बन को सीधे गेम्स क्लब ले जाओ, वहां इन्हें डफरिन के ऑफिस में ठहराना। ओके सर, बदली हुई आवाज में कहने के साथ केशव ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। सड़क पर पड़ा पेड़ गाड़ी की हेडलाइट में साफ नजर आ रहा था। केशव ने चौंकने का अभिनय किया। अरे, लगता है साहब कि बदमाशों ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ओह,
उसकी बगल में बैठे कमांडो के मुंह से निकला। पीछे बैठे दोनों कमांडो और बब्बन भी उचक उचक कर देखने लगे। वापस, बब्बन चीखा, गाड़ी वापस ले लो। सड़क पर पड़ा पेड़ बता रहा है कि केशव के साथी ने अपना जाल यहीं बिछा रखा है। तुम चुप रहो। दाईं तरफ बैठा कमांडो गुर्रा उठा। बब्बन चौंका। क्या मतलब? तुम्हारी जो चक्कर चक्कर खतरनाक कोबरा साहब सुन रहे थे, उसे हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। बाईं तरफ बैठा कमांडो बोला। चुपचाप बैठे रहो। जब तक इस गाड़ी में रहोगे तब तक तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। और रही हमारी बात, हम किसी एक व्यक्ति या उसके किसी जाल से डरने वाले नहीं हैं। क्यों नंबर 50? करेक्ट, केशव की बगल में बैठे कमांडो ने कहा। आखिर हम कोबरा के विशेष प्रशिक्षित कमांडो हैं। हमें एक टाइम में 20-20 व्यक्तियों से निपटने की समुचित ट्रेनिंग दी जाती है और तुम चाहते हो कि हम उस अकेले शख्स को पीठ दिखा दें? हमें उससे निपटना होगा, मगर इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी मुझे सुरक्षित गेम्स क्लब पहुंचाने की है। इस गाड़ी के अंदर तुम्हें कोई आफत नहीं आ रही है, दाईं तरफ बैठे कमांडो ने कहा। और फिर उसे सबक सिखाना भी हमारा ही काम है, जिसने हमारे संगठन के 7 मेंबर्स को मौत के घाट उतार दिया। रोने को तैयार बब्बन बोला। मुझे वहां पहुंचाने के बाद तुम जो चाहे करना। चुप, 50 ने उसे डांटा। बार बार एक ही राग मत तलापो। बब्बन सकपका गया। केशव ने पूछा, मेरे लिए क्या है? तुमने गाड़ी पेड़ से काफी इधर ले ली है। आगे बढ़ो। गाड़ी पेड़ से सिर्फ 10 कदम पर रोकना। जिस वक्त केशव ने गाड़ी आगे बढ़ाई, उस वक्त बब्बन के दाईं तरफ बैठे कमांडो ने सवाल किया, क्या यह पेड़ उस वक्त नहीं था जब तुम क्लब से इधर आए थे? नहीं सर, केशव ने कहा, जबकि वास्तविकता यह थी कि वह इस रास्ते से आया ही नहीं था। इसका मतलब पेड़ को सड़क पर कुछ देर पहले डाला गया। ऐसा ही लगता है, 50 ने कहा। केशव ने गाड़ी पेड़ के करीब 10 गज इधर रोक दी। क्या इरादा है? एक कमांडो ने बाकी दोनों से पूछा। एक ने कहा, 3 दरवाजों से हम तीनों बाहर निकलते हैं। नहीं, बब्बन चीखा, तुम रहो, हमारे निकलते ही तुम पिछले दोनों दरवाजे अंदर से लॉक कर लेना और तुम्हें अगला दरवाजा लॉक करना है ड्राइवर। ओके सर, केशव ने कहा। दरवाजा तुम तभी खोलोगे जब हम में से कोई चाहे इस गाड़ी के अंदर बैठे किसी व्यक्ति से बात करना। तब तक अंदर से दरवाजा ना खोला जाए। बब्बन बेचारा मरा जा रहा था, परंतु किसी ने उसकी एक ना सुनी। तीनों दरवाजे एक साथ खुले बंद हो गए। इस बीच तीनों कमांडो अपने अपने शस्त्र संभाले गाड़ी से यूं गायब हो गए जैसे जमाल पाशा ने जादू के जोर से उन्हें अदृश्य कर दिया हो। और सड़क पर घात लगाए वे अपनी अपनी दिशा में रेंग रहे थे। इधर केशव ने अपने सिर से कैप हटाई। बड़ी ही खतरनाक मुस्कुराहट के साथ उसने पलटकर पिछली सीट पर बैठे बब्बन की तरफ देखा। हाथ बढ़ाकर केशव ने लाइट ऑन कर दी। केशव पर नजर पड़ते ही बब्बन की हलक से पुरजोर चीख उबल पड़ी, मगर यह चीख गाड़ी की सीमाएं नहीं तोड़ सकती थी। गाड़ी झंझनाकर रह गई और वह कहने वाले, जिसे केशव कहते थे, जिन की तरह मुस्कुरा रहा था। बब्बन को ऐसा शौक लगा कि पत्थर की शिला में तब्दील हो गया। चेहरा सफेद, निस्तेज, कांटों तो खून नहीं। दहशत की जाती ने मानो उसकी धड़कनों पर अंकुश लगा दिया था। आंखों में साक्षात मौत का खौफ नाच रहा था। कई पल तक स्थिति यही रही, ठीक यूं जैसे पर्दे पर चल रही फिल्म फ्रीज हो गई हो और फिर फिल्म में मानो अचानक हरकत आई। बब्बन के मुंह रूपी अंधकूप से एक लफ्ज निकला, तुम? हाँ, मैं। केशव आगे भी कुछ कहना चाहता था, मगर अपना वाक्य बीच में छोड़कर बब्बन पर इसलिए झपटना पड़ा क्योंकि उसने दाईं तरफ वाले दरवाजे का लॉक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया था। उसका हाथ अभी बीच में ही था कि क्लोरोफॉर्म युक्त रुमाल सहित केशव का हाथ उसकी नाक के अग्रिम भाग से चिपक गया। बब्बन ने खुद को उसकी पकड़ से मुक्त कराने की असफल चेष्टा की, बेहोश हो गया। अब पुनः ड्राइविंग सीट संभालने के बाद केशव ने जब एक लंबे टर्न के बाद गाड़ी को वापस सड़क पर दौड़ाना शुरू किया तो पीछे से कोबरा के कमांडो ने उस पर फायर किए। केशव बड़बड़ा उठा, मूर्ख। होश आने पर बब्बन ने खुद को ट्यूबलाइट से जगमगा रहे एक कमरे में बेड पर पड़े पाया। आंखें खोलते ही उसने पुनः बंद कर ली।
शायद इसलिए क्योंकि मस्तिष्क पटल पर बेहोश होने से पूर्व का दृश्य उभर आया था। जिनके समान मुस्कुराता केशव। एक पल को तो बब्बन को ऐसा लगा जैसे वह मर चुका हो। अब वह सिर्फ एक आत्मा है, कोई जिस्म नहीं उसके पास। तभी कानों में आवाज पड़ी, आंखें खोल, अभी तू मरा नहीं है बब्बन। एक झटके से उसकी आंखें खुली। उठकर बैठ गया वह। सामने केशव एक मेज के पीछे आराम कुर्सी पर पसरा हुआ था। अपनी लंबी टांगे मेज पर फैला रखी थी उसने। पैरों में ग्रेप सोल वाले जूते थे। इस वक्त ड्राइवर वाले कपड़ों में नहीं था वह। बब्बन उसे अपलक देख रहा था, उसे जो बड़े आराम से 4 स्क्वायर की सिगरेट के कश लगा रहा था। एक खुला चाकू उस मेज पर गड़ा हुआ था जिस पर केशव की लंबी टांगें फैली हुई थी। इस वक्त केशव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल सपाट, पत्थर की तरह सख्त। बब्बन पलकें झपकाना भूल ही गया, मगर केशव को इस पोज में बैठा देखकर यह समझने में उसे जरा भी देर नहीं लगी कि कुछ ही देर बाद उसका मर्डर होने वाला है। बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी उसे। सो आतंक का मारा बब्बन हलक फाड़ कर चीख पड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ। जवाब में केशव ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। हाँ, होठों पर जहर में मुस्कान अवश्य उभर आई थी। बस ज्यादा चेहरे की भंगिमा में भी कोई फर्क नहीं आया। सिगरेट की कश लगाने के बाद उसने कुर्सी के पुष्ट से सिर टिकाकर ऊपर देखा। लैंटर को देखते हुए धुएं का एक छल्ला बनाया उसने। बब्बन की खोपड़ी उड़ गई। स्वाभाविक रूप से केशव को उसके चीखने का विरोध करना चाहिए था, मगर उसने नहीं किया। उसके पोज में किंचित मात्र भी फर्क नहीं आया था। जब सामने वाला वह ना करे जो स्वाभाविक हो तो दिमाग जाम हो जाता है। बब्बन ने बड़ी तेजी से पलटकर कमरे के खिड़की दरवाजों की तरफ देखा, इस आशा में कि शायद उनके बंद होने के बूते पर केशव इतना निश्चिंत हो गया। लेकिन सारी खिड़कियां खुली थीं। मंद मंद समीर के साथ उन पर पड़े पर्दे हिल रहे थे। बचाओ बचाओ, बब्बन पुनः चीखा। चिल्ला बब्बन चिल्ला, गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला। शायद कोई तेरी चीखों को सुनकर मदद के लिए आ पहुंची। इसी उम्मीद से मैंने कोई खिड़की बंद नहीं की है। तेरे मुंह पर टेप भी नहीं चिपकाया मैंने। बचाओ बचाओ, आज से 21 साल पहले ऐसे ही चीखा था मैं। कहते हुए केशव के जबड़े स्वतः भिज गए। खुशबू भी इसी तरह चीखी थी बब्बन, मेरी प्यारी बहन भी इसी तरह चीखी थी। हमारे मुंह पर तो टेप चिपका रखे थे, मगर मैंने तो टेप भी नहीं चिपका रखा। चीख हरामजादे, रुक क्यों गया? चीखता क्यों नहीं? बब्बन के होश गुम हो चुके थे। अब कहीं जाकर उसे यह एहसास हो रहा था कि चीखने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि रात के सन्नाटे में उसकी अपनी आवाज प्रतिध्वनित होकर उसके कानों से टकराई थी। दिमाग जाम सा होकर रह गया, ठीक से कुछ सूझ नहीं रहा था। सो इस उम्मीद में मेज की तरफ जंप लगा दी, शायद उस पर पड़ा चाकू ही हाथ लग जाए। मेज की जद तक पहुंचने से पहले केशव के द्वारा ठोकर मारकर उसे फर्श पर गिरा दिया गया। मुंह से एक चीख निकलता हुआ वह फर्श पर जा गिरा। वह जान नहीं सका कि ठोकर मारने का यह कमाल केशव ने कब और कैसे किया। कौन सी क्षण वह आराम छोड़ चुका था। फर्श पर पड़े पड़े उसने सिर्फ इतना देखा कि अपनी लंबी टांगों पर खड़े केशव ने अभी अभी सिगरेट फर्श पर डालकर जूते से मसली थी। उसके और मेज के बीच चहलकदमी करते केशव ने कहा, इतनी जल्दी क्या है बब्बन उस्ताद? तेरे 565 गिरोह के आतंक से त्रस्त और मेरे परिवार ने बहुत दिन गुजारे हैं, और तू अभी से इतना टूट गया कि मारने के लिए चाकू पर जंप लगा बैठा। नहीं कमीने, इतनी जल्दी नहीं मरेगा तू, सारी रात है अपनी। मुझे माफ कर दो केशव, बब्बन बड़बड़ा उठा। अपने किए पर पछतावा है मुझे, मेरी जिंदगी बख्श दो। याद है मेरे पापा भी इसी तरह गिड़गिड़ाए थे तेरे सामने। बब्बन की जुबान तालू से जा चिपकी। केशव ने पुनः कहा, मगर तेरी सलाह थी कि खुशबू को जुनेजा की सुपुर्द कर दिया जाए। उस वक्त अपनी ताकत में के मद में चूर इतना था कि इंसान तुझे तुच्छ नजर आता था। इस तरह केशव ने 21 साल की भड़ास निकाली। बब्बन रह रहकर गड़गड़ा रहा था, उसके सामने हाथ जोड़ रहा था, मगर उस भाई को रहम आए भी तो कैसे, जिसने अपनी बहन को निर्वस्त्र देखा था।
उस बेटे के दिल को किसी की गिड़गिड़ाहट पिघलाए तो कैसे, जिसके बाप को उसकी आंखों के सामने नग्न बेटी के ऊपर लेटाने का प्रयत्न किया गया। केशव रहम नहीं कर पाया। एक झटके से उसने मेज पे गड़ा चाकू अपने हाथ में लिया, बब्बन की तरफ पलटा। हिंसक दरिंदे की सी गुर्राहट निकली उसके हलक से। हालांकि मैं कानून की किसी दफा को नहीं मानता। तू जानता है कि चाकू से किसी इंसान के टुकड़े टुकड़े कर डालना दफा 302 का खुला उल्लंघन है। यानी तुम मुझे नहीं मारोगे? बब्बन की आंखें चमकी। मारूंगा, जरूर मारूंगा। किसी के द्वारा कानून तोड़ा तब तक नहीं माना जाता जब तक वह कोर्ट में साबित ना हो जाए। जहां तक वास्तव में किसी दफा के बंद करने की बात है तो मेरा दावा है कि दुनिया में कहीं भी एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी न कभी कानून की किसी न किसी दफा का उल्लंघन ना किया हो। जैसे दफा 144 लगी रहती है और भद्र पुरुष सड़कों पर पत्थर बनाए खड़े रहते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि इस चाकू से तुझे कत्ल करके मैं उसी तरह दफा तोड़ूंगा जिस तरह दुनिया के लगभग हर शख्स कोई ना कोई दफा तोड़ता है, मगर ना कानून की भाषा में वे सब इन्हीं में ही मैं होऊंगा, क्योंकि उनकी तरह कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन सुना है तुम कानून की दफाओं के बीच सुरंग बन चुकी है। कोर्ट इस बात पर विचार नहीं करती कि फला शख्स का कत्ल किसने किया है, बल्कि इस बात पर विचार अवश्य करती है जिसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। इस बात को मैं तेरे कत्ल के मुकदमे को कोर्ट में ले जाकर साबित करूंगा। मैं समझा नहीं। जो बातें मैं कह रहा हूँ वे तेरी समझ में नहीं आएंगी, केशव कहता चला गया, अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस सच्चाई पर लगा कि हाथ में चाकू है और तू मेरे सामने खड़ा है। 16 इंच लंबे इस चाकू का 9 इंच लंबा चमचमाता है फल कुछ देर बाद तेरे जिस्म में धंस जाएगा। जरा सोच बब्बन, कितना दर्द से तड़पेगा तू। केशव के शब्दों के साथ बब्बन कल्पना कर उठा। भयानक कल्पना ने उसे इस हद तक डरा दिया कि भाग निकलने की गत से दरवाजे की तरफ लपका, किंतु चाकू संभाले केशव बाज की तरह उस पर झपटा था। सन्नाटे में बब्बन की चीख दूर दूर तक गूंज गई। हरामजादे कमीनों, 16 हिस्टेरियाई अंदाज में चीख रहा था। तुमने ही नहीं बल्कि सारे संगठन की इज्जत खाक में मिला दी। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा कोबरा ने लिया हो उसे कोई कत्ल कर सके, मगर अब हमें बब्बन की सिर्फ लाश मिलेगी। सर, बको मत, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। चीखने के साथ 16 ने अपने समीप खड़े मेंबर से गन छीनी और गुर्राया। हम सबकी अब केवल एक ही सजा है। क्या? और मानो वास्तव में पागल हो गया था 16। रेट 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 उसके हाथ में दबी गन गरज उठी। चारों तरफ खड़े कोबरा के मेंबर्स की चीखों से इलाका थर्रा उठा। जाने किसको गोली लगी किसे नहीं। 16 तब रुका जब मशीन गन खाली हो गई। हर तरफ सन्नाटा था। कुछ देर पहले उसके चारों तरफ खड़े कोबरा के मेंबर्स या तो मारे गए थे या जख्मी थे या मौत के डर से जंगल में कहीं छुप गए थे। मूर्खों की तरह चेहरा उठाकर 16 ने अपने चारों तरफ देखा। आंखें बुलेट प्रूफ गाड़ी पर स्थिर हो गईं। तभी उसकी वायरलेस पिक पिक करने लगा। संबंध स्थापित होते ही दूसरी तरफ से डफरिन की आवाज आई। हेलो 16, हमें पता लगा कि तुमने बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवाई थी। रात के वक्त उसकी क्या जरूरत पड़ गई? मैं खुद आपसे संबंध स्थापित करने वाला था सर। क्यों? आपको अपने जीवन की आखिरी रिपोर्ट देने के लिए। मतलब? मैं और मेरे साथी मिस्टर बब्बन को मरने से बचाने में नाकामयाब रहे। क्या? डफरिन की चीख सुनाई दी। निश्चय ही अब तक केशव का नामक साथी मिस्टर बब्बन का कत्ल कर चुका होगा। यह वही शख्स है सर जिसने हमारे 7 मेंबरों को मौत के घाट उतारा था। क्या बक रहे हो? पूरी रिपोर्ट दो। बब्बन की कोठी पर आने वाले फोन से लेकर बुलेट प्रूफ गाड़ी के बब्बन सहित गायब होने तक का पूरा वृतांत सुनाने के बाद 16 ने बताया। जब कमांडोज ने बब्बन की कोठी पर पहुंचकर अपनी रिपोर्ट दी तो हमने शुरू गाड़ी की तलाश से की। बेहोश ड्राइवर हमें बब्बन की कोठी के नजदीक ही मिल गया था, परंतु बुलेट प्रूफ गाड़ी करीब 1 घंटे की भाग दौड़ के बाद लगभग
20 किलोमीटर दूर मिली। फिर सांस रोके सुन रहे डफरिन ने पूछा, गाड़ी में ना मिस्टर बब्बन मिले ना उनका किडनैपर। जब आसपास की खाक छानने के बावजूद कोई ना मिला तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मिस्टर बब्बन मर चुके हैं और उनका हत्यारा हमारे हाथ आने वाला नहीं है। बात वही किया सर जो एक शर्मनाक खतरनाक कोबरा को करना चाहिए, यानी यहाँ मौजूद अपने हर निकम्मे साथी को मैंने मशीन गन से भून डाला। अगर कोई भागने में कामयाब हो गया हो तो उसे खत्म करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि कुछ देर बाद आप इस वायरलेस पर मेरे मरने की आवाज सुनेंगे। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया था। 16 ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर अपनी कनपट्टी से लगा ली। बोला, अगर हो सके सर तो सुबह होने से पहले यहाँ से बुलेट प्रूफ गाड़ी और हम सबकी लाशें हटवा लें, क्योंकि अगर कल सुबह यहाँ ये पाई गई तो शाम तक दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो सम्मानपूर्वक कोबरा संगठन का नाम ले। 16 के मुंह से निकलने वाले ये आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद पहले वहां एक फायर की आवाज गूंजी और फिर एक चीख। बब्बन की विभत्स और शत विक्षत लाश कहीं नहीं बल्कि सारे कमरे का पूरी बारीकी से निरीक्षण करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर एक ऐसे युगल की तरफ आकर्षित हुआ जिनकी शादी को करीब 10 साल हुए होंगे। उनके 3 बच्चे थे। तीनों डरे सहमे अपने मम्मी पापा से लिपटे खड़े थे। पति पत्नी के चेहरे फक थे। पुलिस, फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स विभाग के लोग उस वक्त अपना काम करने में मशगूल थे जब उसने पति पत्नी से कहा, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। जी, पुरुष के मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला। आइए। इंस्पेक्टर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वह, उसकी पली पत्नी और तीनों बच्चे बरामदे में इंस्पेक्टर के सामने खड़े थे। नए डेवलप हो रही इस कॉलोनी में मकान भी काफी दूर दूर थे। बीचों बीच में खेत पड़े थे। इंस्पेक्टर ने कहा, आपने यही बताया ना कि मूल रूप से आप हरिद्वार के रहने वाले हैं, यानी कि आपके माँ बाप और भाई बहन आदि हरिद्वार में रहते हैं। जी हाँ। कल सुबह आपको एक टेलीग्राम मिला जिसमें लिखा था कि आपकी माताजी का देहांत हो गया है और आप बच्चों के साथ हरिद्वार चले गए। हाँ इंस्पेक्टर साहब। अपने इस मकान का ताला लगाकर? जी हाँ। हरिद्वार पहुंचने पर आपने माताजी को ठीक ठाक पाया तो चौंक पड़े। टेलीग्राम की बात की तो वे लोग चौंक पड़े और बताया कि उन्होंने कोई टेलीग्राम नहीं दिया था। जब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शायद यह गंदा मजाक आपके किसी थर्ड क्लास दोस्त ने किया है। जी हाँ। सुबह होते ही हम लोग हरिद्वार से वापस रवाना हो गए और यहाँ पहुंचने पर अब आप अपने बेडरूम में लाश देखी तो हमारे। इसके बाद आपने पुलिस को सूचित किया? यस सर। मगर यह सब आप हमसे दूसरी बार क्यों पूछ रहे हैं? पता लगाने के लिए कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ इंस्पेक्टर, एक एक लफ्ज सच बोला है मैंने। मैं तो उस शख्स को पहचानता तक नहीं जिसकी लाश हमारे बेडरूम में है। क्या आपके पास हरिद्वार जाने और वहां से लौटने के टिकट हैं? हाँ जरूर है, उत्साहित पुरुष ने कहा। मेरे पर्स में है, निकालिए, इंस्पेक्टर ने कहा, और वह टेलीग्राम भेज दीजिए जिसकी वजह से आपको फौरन हरिद्वार जाना पड़ा। पर्स से निकालकर उसने टिकट और टेलीग्राम इंस्पेक्टर को दिए। विशेष रूप से टेलीग्राम का निरीक्षण करने के बाद इंस्पेक्टर उनके नजदीक से हट गया और एक सब इंस्पेक्टर को साथ लिए तनहा कोने की तरफ बढ़ता हुआ बोला, टेलीग्राम हरिद्वार से नहीं बल्कि दिल्ली के ही जीपीओ से किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं सर कि उसी ने? नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा। अपने शिकार का कत्ल करने के लिए हत्यारे ने इस तरह मकान को चुना, इस छोटी सी फैमिली की बैकग्राउंड मालूम की और टेलीग्राम देकर एक रात के लिए इनसे मकान खाली करवा लिया। बड़ा चालाक हत्यारा मालूम होता है सर। वह खुद तो चालाक बनता है मगर है नहीं। क्या मतलब? केस हल कर लेने के बाद क्या शेरलॉक होम्स के होठों पर मुस्कुराहट उभरती होगी जो इस वक्त उस इंस्पेक्टर के होठों पर उभरी? बोला, मतलब ये बरखुरदार कि अपनी पहली ही तफ्तीश के बाद ये बता सकता हूँ कि हत्यारा इस वक्त कहाँ है। ऐसा सर? सब इंस्पेक्टर की आंखें हैरत से फटी रह गईं। इंस्पेक्टर ने बड़े गर्व के साथ कहा, हत्यारा इस वक्त फतेहपुरी स्थित
जैन धर्मशाला के रूम नंबर 13 में होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर उसे यूं घूर रहा था जैसे वह अजूबा हो। धर्मशाला के मैनेजर के सामने मेज पर एक रसीद रखते हुए इंस्पेक्टर ने पूछा, रूम नंबर 13 से संबंधित यह रसीद आप ही ने धर्मशाला की है ना? जी हाँ, 2 दिन पहले की तारीख पड़ी है इस पर, इंस्पेक्टर ने कहा, और किसी शेखर के नाम काटी गई है। यह रसीद मैंने ही काटी थी। क्या मिस्टर शेखर अभी भी धर्मशाला में ठहरे हुए हैं? बात क्या है? मैनेजर ने पूछा। इंस्पेक्टर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी हाँ, शेखर शायद इस वक्त अपने कमरे में ही है। चलिए जरा देखते हैं। बात तो बताइए। यह रसीद हमें कल लाश के पास से मिली है और हालात कुछ ऐसे कह रहे हैं कि वह हत्या आपके यहाँ ठहरे शेखर ने की है। क्या? मैनेजर का मुंह भाड़ की तरह खुला रह गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। शेखर ने करवट बदली और अलसाए से स्वर में पूछा, कौन है? मैं धर्मशाला का मैनेजर हूँ। शेखर बाबू, दरवाजा खोलिए। शेखर उठा। किवाड़ों में काफी चौड़ी दरारें थीं। उन दरारों से गुजरकर शेखर की दृष्टि खाकी पतलून और भारी बूटों पर पड़ी तो बड़ी ही प्यारी मुस्कान उभर आई उसके होठों पर। एक नजर उसने कमरे की स्थिति पर डाली। फर्श पर जगह जगह फॉस कमायर, सिगरेट के टोटे और तिल्लियां पड़ी थी। दरवाजा खोलते ही पुलिस पर नजर पड़ी और शानदार अभिनय किया उसने। आप? मैं खूंखार भाव से कहने के साथ इंस्पेक्टर उसे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे सब इंस्पेक्टर और 4 पुलिसमैन थे। क्या बात है? शेखर ने कहा। इसे जकड़ लो, भागने ना पाए, इंस्पेक्टर ने कहा। ये क्या बदतमीजी है? क्या किया है मैंने? शेखर चीख पड़ा। ये देखो, इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर का ध्यान फर्श पर बिखरे सिगरेट के टोटों की तरफ खींचा। उसी ब्रांड की सिगरेट के ढेर सारे टोटे जिसका एक टोटा घटना स्थल से मिला है। यही वह शख्स है सर, सब इंस्पेक्टर ने घोषणा कर दी। अब इंस्पेक्टर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर सवाल किया, कुछ दिन पहले मैनेजर ने तुम्हें 21 रुपए की रसीद दी थी ना? हाँ। कहाँ है वह? मेरे पास होगी, शायद जेब में। नहीं हो सकती। क्यों? इंस्पेक्टर ने रसीद निकाल कर उसे दिखाते हुए कहा, क्योंकि वह मेरे पास है। आपके पास? शेखर बौखलाया। आपके पास कहाँ से आ गई? उस लाश के पास से मिली जिसका खून तुमने किया है। खून? मैंने? तुम क्या बकवास! इंस्पेक्टर का झन्नाटेदार थप्पड़ जो शेखर के गाल से टकराया तो इस किस्म की किसी भी हरकत को सहन के लिए तैयार होने के बावजूद पट्टे की आंखों के सामने आतिशबाजी का नजारा उपस्थित हो गया। योजना के मुताबिक में वह इसी बात पर अड़ा रहा कि बब्बन के कत्ल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हवालात में उस पर पूछताछ की सदाबहार और एकमात्र तरकीब यानी 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। पहले से ही तय था कि उसे कहाँ तक कितना टूटना है। थोड़ी डोज सहने के बाद कबूल किया कि बब्बन की हत्या उसी ने की है। फिर पुलिस पार्टी के साथ जाकर उसने एक नाले से बब्बन के खून से सने कपड़े, जूते और चाकू भी बरामद करा दिया जिससे बब्बन की हत्या हुई थी। पुनः हवालात आने पर ठुकाई करने के साथ जब पुलिस ने पूछा कि उसने हत्या क्यों की तो शेखर ने बताया कि उसके ख्याल से उसकी शबीना नामक दोस्त की हत्या बब्बन ने की थी और उसी का बदला लेने के लिए उसने बब्बन की हत्या कर दी। जब संतुष्ट होने के बाद इंस्पेक्टर हवालात से बाहर निकला तब फक्र से उसका सीना चौड़ा हुआ जा रहा था। अपनी समझ में उसने चंद घंटों में ही हत्या के एक अत्यंत जटिल मामले को न सिर्फ सुलझा लिया था बल्कि वे सब प्रमाण भी हासिल कर लिए थे जो शेखर को मुजरिम साबित करने के लिए काफी थे। अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद उसने चाय का ऑर्डर दिया कि डफरिन ने ऑफिस में कदम रखा और उसे देखते ही इंस्पेक्टर खड़ा हो गया। आइए आइए मिस्टर डफरिन, आज रास्ता कैसे भूल गए? हाथ मिलाने के बाद डफरिन उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मुझे पता लगा कि मिस्टर बब्बन की हत्या के जुर्म में आपने किसी शेखर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अजय, आप गिरफ्तारी की बात करते हैं? इंस्पेक्टर अकड़ गया। मैं साले से सब कुछ कबुलवा चुका हूँ। क्या कबुलवा चुके हो? जवाब इंस्पेक्टर द्वारा कहा गया एक एक शब्द डफरिन ने ध्यानपूर्वक सुना। बोला, इसका मतलब अपने साथियों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया? साथी? हाँ,
मुझे कुछ ऐसा पता लगा है कि यह काम उस अकेले का नहीं है। कहाँ से पता लगा है आपको? इस बात को छोड़ो, डफरिन ने कहा। मैं 100% श्योर हूँ कि उसके साथी भी हैं। कम से कम 3 साथी और हैं। जरा जमकर टुकाई करो उसकी और पूछो कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं। अगर ऐसी बात है तो साले को हवाई जहाज बना दूंगा। अपने साथियों के नाम पते उसे बकने पड़ेंगे। मगर मगर आंखों को थोड़ा गोल करके सवाल किया इंस्पेक्टर ने। आपकी इस मामले में क्या दिलचस्पी है? मिस्टर बब्बन से मेरे वही संबंध थे जो आपसे हैं, यानी वे मेरे अच्छे दोस्तों में से थे। ओह, और इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके सारे हत्यारे पकड़े जाएं। पकड़े जाएंगे, जरूर पकड़े जाएंगे मिस्टर डफरिन। मार के आगे भी नाचते हैं भूत, और मार के आगे तो भूत के रिश्तेदारों को भी नाचना पड़ता है। परंतु पुरजोर कोशिश के बावजूद पुलिस शेखर से कुछ ना उगलवा सकी। जितना वह पुलिस को बता चुका था उतना बताना केशव की योजना का अंग था, और जो योजना का अंग नहीं था उसे पुलिस तो क्या भगवान भी नहीं उगलवा सकता था। तुम, जैन साहब उछल पड़े, यहाँ इस भेष में? केशव ने अपने जिस्म से बुर्का अलग करते हुए कहा। कोबरा संगठन मेरी जान का दुश्मन बन गया वकील अंकल, इसलिए छुप कर आना पड़ा। कोबरा संगठन तुम्हारी जान का दुश्मन? हाँ, मगर एक वक्त तो वह था जब कोबरा संगठन तुम्हारी मदद कर रहा था। सिगरेट के बाद हल्की से मुस्कान के साथ केशव ने कहा। तो अनुभव है अंकल, वक्त और हालात बदलते देर कितनी लगती है। हालात इतने जल्दी कैसे बदल गए? छोड़िए, लंबी कहानी है, और फिलहाल मैं जल्दी में हूँ। एक बार फिर आपके पास मदद मांगने आया हूँ। किसी भी गैर कानूनी काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। दिक्कत फिर वहीं आएगी अंकल, केशव ने कहा। मेरे और आपके विचारों में शुरू में मतभेद रहा है। एक काम जो मेरी नज़र में गैर कानूनी नहीं होता, आपकी नज़र में गैर कानूनी होता है। फिर कैसे फैसला हुआ कि काम गैर कानूनी है या नहीं? काम बताओ। एक पल केशव ने सोचा, शायद यह है कि अपनी बात उसे किस तरह कहनी है, और निश्चय करने के बाद बोला, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पूछो। मान लीजिए कि किसी की हत्या हुई है और उस हत्या के जुर्म में एक शख्स को पकड़ा जाता है। वास्तव में वह हत्यारा नहीं है। क्या ऐसे शख्स के पक्ष में लड़ना गैर कानूनी है? हरगिज नहीं। बस, तो बात पक्की। आपको ऐसे ही एक शख्स का मुकदमा लड़ना है। उन्हीं में से मेरा एक दोस्त जो फाइनेंस कंपनी में मेरे पार्टनर हैं, उनके बारे में मैं पिछली मुलाकात पर आपको सब कुछ बता चुका। किसकी हत्या के जुर्म में पकड़ा गया है? 100% उसकी हत्या उसने नहीं की। उसे घूरते हुए जैन साहब ने पूछा। हम मकबूल का नाम पूछ रहे हैं। बब्बन, आहिस्ता से केशव ने सिगरेट का अंतिम सिरा फर्श पर डालकर जूते के अग्रिम भाग से कुचला। बब्बन भी मर गया? जैन साहब के चेहरे पर हैरत के सागर उमड़ पड़ा। चेहरे पर कोई भाव लाए बिना केशव ने धीमे से कहा, किसने मारा उसे? उसने नहीं मारा जिसे पुलिस ने पकड़ा है, या जिसे चार्जशीट तैयार करके जेल भिजवाया है। उसके पक्ष में कोई सबूत? बब्बन के खून से सने जिन कपड़ों को पुलिस उसके बता रही है, वे कपड़े उसके जिस्म पर वैसे ही आएंगे जैसे राजेश खन्ना को अमिताभ के कपड़े पहना दिए जाएं, और जिन्हें हत्यारे के जूते बताती है, उन्हें 7 जन्म तक कोशिश किए जाने के बावजूद मेरे दोस्त के पैरों में फिट नहीं किया जा सकेगा। वो 2 नंबर छोटे होंगे। उसे तिरछी नजर से घूरते हुए जैन साहब ने कहा, जबकि वे जूते और कपड़े तुम्हारे जिस्म पर फिट आएंगे। मुलजिम मैं नहीं, मेरा दोस्त अंकल। पुलिस मुझे नहीं, उसे हत्यारा कहती है, और कोर्ट में वे जूते और कपड़े उसे पहनाने की कोशिश की जा सकती है। और हाँ, पुलिस द्वारा कलेक्ट किया गया तीसरा सबूत भी मेरे दोस्त को हत्यारा साबित नहीं कर पाएगा। पुलिस का दावा है कि जिस ब्रांड की सिगरेट का टुकड़ा उसे बब्बन की लाश के नजदीक से मिला, उसी ब्रांड की सिगरेट का टुकड़ा उनके मेरे दोस्त के कमरे से भी मिले। जबकि जबकि अगर मेरे दोस्त का मेडिकल कराया जाए तो रिपोर्ट में साफ साफ आएगा कि वह बेचारा सिगरेट पीता ही नहीं है। तुम वह भी पीते हो? ये बार बार आप मुझे बीच में क्यों घसीट लाते हैं अंकल? कोर्ट के सामने के रूप में दोस्त खड़ा होगा।
अपनी प्रक्रिया के मुताबिक मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वह मुलजिम है या नहीं। आप जानते हैं कि कोर्ट का काम इस बात पर विचार करना है कि मुलजिम कौन है। समझ रहे हैं? जैन साहब ने कहा, हम सब समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? यह कि कौन सा खेल खेल कर तुमने बब्बन की हत्या की है। मैं समझा नहीं। केशव मुस्कुराया। एक एक शब्द को चबाते हुए जैन साहब ने कहा, बब्बन का कत्ल तुमने किया। सबूत ऐसे छोड़ा कि पुलिस सीधी उस दोस्त तक पहुंची जो तुमसे मिला हुआ होगा। उसे मालूम था कि खून से सने कपड़े और जूते तुम कहाँ छुपाने वाली हो। वहां से उसने बरामद करा लिए। ऐसे मामले में पुलिस जूतों या कपड़ों को मुजरिम का पहना कर नहीं देखती। यह बात तुम जानते हो। 3 ऐसे लूज जॉइंट छोड़ दिए जिनके बूते पर कोर्ट में अपने दोस्त को बेगुनाह साबित कर सको। कोर्ट में फैसला देना है कि उसने बब्बन की हत्या नहीं की। मामला खत्म। केशव मुस्कुराया, सिर्फ मुस्कुराता रहा। तुम कानून की प्रक्रिया का मजाक उड़ा रहे हो केशव। यह भी व्यंग करने से बाज नहीं आया जानिम। बोला, क्या आपकी प्रक्रिया में ऐसा कोई खामी है जिसका मजाक उड़ाया जा सके? तुम आग से खेल रहे हो केशव। यह खेल भी मुझे आपके कानून ने सिखाया है अंकल। केशव कहता चला गया। हालांकि यह सब मैंने किया नहीं जो आप कह रहे हैं, मगर फिर भी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कोई इस ढंग से कानून को धोखा दे सकता है तो कानून बनाने वालों से कहते क्यों नहीं कि कोर्ट में प्रस्तुत किए गए व्यक्ति के मुलजिम होने पर विचार न करके इस पर विचार करें कि हत्यारा कौन है। इससे दूसरी अनेक खामियां पैदा हो जाएंगी। हालांकि आप खुद कबूल कर रहे हैं अंकल, पेश किए गए व्यक्ति पर विचार करके अपने कर्तव्य की तिश्री कर देना जुर्म के बारे में कोर्ट का अधूरा विश्लेषण है। यह पूरा तब होगा जब अदालतें ये कहेंगी कि जब हत्या हुई है तो हत्यारा भी कोई ना कोई जरूर होगा, उसे तलाश किया जाए। कोर्ट ऐसा करती है। मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसे मामले में किसी के निर्दोष होने के बाद उसी मामले में किसी दूसरे व्यक्ति पर कोर्ट ने विचार किया हो। छोड़ो, तुमसे बहस करना बेकार है। मैं भी यही कह रहा हूँ अंकल कि बात बेवजह लंबी हो रही है। हमें मुद्दे पर आना चाहिए, केशव ने कहा। मैं यह पूछ रहा था कि आप मेरे निर्दोष दोस्त का केस लड़ेंगे या नहीं। जैन साहब चुप रह गए, जैसे वह कुछ सोच रहे हो। केशव ने कहा, इसमें सोचने समझने की गुंजाइश कहाँ है अंकल। यह तो मैं बता ही चुका हूँ कि वह निर्दोष है। और निर्दोष कैसे साबित किया जाएगा? वक्त पड़ने पर यह काम मैं किसी भी वकील द्वारा करा सकता हूँ, मगर दिली ख्वाहिश यह है कि यह काम आप करें। केवल यही ख्वाहिश पूरी करने के लिए दिल्ली से यहाँ आया हूँ। हम यह नहीं सोच रहे। फिर हम यह सोच रहे हैं कि यह हकीकत जानने के बाद हमें इस काम के लिए हाँ कहनी चाहिए या नहीं कि वास्तविक हत्यारे तुम हो। आप सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, हकीकत नहीं जानते। और 1 मिनट के लिए मान लिया कि यह हकीकत है, तब भी कौन सा मैं आपसे अपने पक्ष में कोर्ट में लड़ने के लिए कह रहा हूँ। वकील लोग तो जानबूझकर मुलजिम के मुकदमे लड़ते हैं, फिर आप एक निर्दोष के हक में पैरवी करके कौन सा पाप कर देंगे। ठीक है, जैन साहब ने कहा, यह काम हम करेंगे। केशव ने ऐसी सांस ली जैसे पृथ्वीराज को परास्त करने के बाद मोहम्मद गौरी ने ली होगी। आतंक मिश्रित रोष में भरे अनुपम जुनेजा ने कहा, आज पहली बार एहसास हो रहा है कि कोबरा से अपनी जान का सौदा करना मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मूर्खता भरा कदम था। क्या मतलब? जान का सौदा भी कोई सौदा होता है? आपकी भरपूर सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद बब्बन मर गया। सौदे में आप नहीं उतरे, इस हालत में आप क्या करेंगे? डफरिन ने शांत स्वर में कहा, जान के सौदे का मतलब ये होता है कि अगर हम अपने क्लाइंट की जान नहीं बचा सके तो हम उसके वारिसों को उस रकम से दुगनी रकम देंगे जितनों में सौदा हुआ था। हालांकि कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, मगर मैं अपने वारिस को दुगनी चौगनी रकम नहीं बल्कि अपनी जिंदगी चाहता हूँ। मैंने अपनी जान का सौदा किया है। सीधी सी बात है, मैं मरना नहीं चाहता। संगठन की पुरजोर कोशिश यही होती है। इसके बावजूद बब्बन मर जाता है। डफरिन ने एक चांसलर की सिगरेट के बाद कहा, आपका नाराज और दुखी होना वाजिब है, क्योंकि मिस्टर बब्बन आपके दोस्त थे और आज वे इस दुनिया में नहीं है।
मगर शायद यकीन नहीं आएगा आपको कि आपसे ज्यादा दुखी हम हैं। आप? जी हाँ। वह क्यों? हमारे लिए मिस्टर बब्बन के वारिस आप हैं, अतः सौदे के मुताबिक आज ऑर्गेनाइजेशन आपको 65 लाख की देनदार है, जबकि आपसे सिर्फ 50 लाख लिए थे। परंतु ऑर्गेनाइजेशन अपने आर्थिक नुकसान को कोई महत्व नहीं देती। फिर किसे महत्व देती है? आर्थिक नुकसान का हिसाब उंगलियों पर लगाया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ जो नुकसान हुआ है उसका हिसाब बड़े से बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट भी नहीं लगा सकता, और वह नुकसान है मेंबर्स की मौतें। ऑर्गेनाइजेशन की धूल में मिल गई साख। मैं समझा नहीं। यह तो आपकी जानकारी में ही है कि मिस्टर बब्बन की जान बचाने के लिए और बचाने में नाकाम होने पर ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स की जानें गईं। इन सब से अलग अंडरवर्ल्ड में आज लोग कोबरा के नाम पर मुकर रहे हैं। कल तक कोबरा के साधारण मेंबर्स को जो तिरछी नजर से देखता था, वे आज किंग कोबरा के लिए अपशब्द निकाल रहे हैं। और संगठन की प्रतिष्ठा को जो धक्का लगा है उसका मूल्यांकन कोई नहीं कर सकता मिस्टर जुनेजा। अंडरवर्ल्ड में आज खुलेआम चर्चा है कि कोबरा संगठन विश्वसनीय नहीं रहा। जरा सोचिए, अगर हम आपको बचाने में कामयाब ना रहे, आपका अंजाम भी वही हुआ जो बब्बन का हुआ है, तो कोबरा संगठन को सौदे कहाँ मिलेंगे? और जब सौदे ही नहीं मिलेंगे तो संगठन का अस्तित्व कहाँ रह जाएगा? जुनेजा कुछ बोला नहीं, चुपचाप डफरिन के चेहरे को घूरता रहा। जबकि एक और लंबा कश लेने के बाद डफरिन ने कहा कि मैं आपको यह समझाना चाहता था कि आपकी जान की हिफाजत करना आज के हालात हमारे लिए केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि हमने आपसे सौदा किया है, बल्कि आपकी जान से संगठन की प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि अस्तित्व तक जुड़ गया है। क्या हम वह काम होने देंगे जिसके बाद संगठन का कोई नाम लेवा पानी देवा ना रहे? जुनेजा को चुप रह जाना पड़ा। उनके बीच काफी देर से खामोश बैठे खतरनाक कोबरा नंबर 11 ने कहा, अगर इजाजत दें तो एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ सर। पूछो, डफरिन ने कहा। अभी तक जिंदा क्यों है? क्या मतलब? संगठन की परंपरा ऐसे शख्स को तुरंत मौत के घाट उतार देना रही है जिसने संगठन के किसी मेंबर्स को गंध भी पहुंचाई हो, जबकि शेखर ने तो वह काम किया है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। हम उसके जरिए केशव तक पहुंचना चाहते हैं। क्या किया जा रहा है? सबसे पहले कोशिश हमने इंस्पेक्टर से मिलकर की। टॉर्चर रूम में उसके बाकी साथियों के नाम पते पूछे गए, मगर उसने यह तक हान करके नहीं दिया कि उसका कोई साथी भी है। यह कोशिश अगर गेम्स क्लब के टॉर्चर रूम में आप खुद करते तो शायद सफलता। उसकी बात काट कर डफरिन ने कहा, नहीं मिलनी थी। क्यों? पुलिस टॉर्चर रूम में हमने उसे टॉर्चर होते देखा है। उससे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वह मर तो सकता है मगर किसी भी टॉर्चर के सामने मुंह नहीं खोल सकता। आप ऐसा कह रहे हैं? 11 ने पूछा। डफरिन ने फीकी मुस्कान से कहा, अभी तक केशव को जो कामयाबी मिली है उसके पीछे वजह केवल ये है कि उसके साथी उतने ही वफादार हैं जितने कोबरा के मेंबर्स संगठन के लिए। वे मर तो सकते हैं मगर ऐसा एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालेंगे जिससे केशव को नुकसान हो। जब आप इस तरह से निराश हो चुके हैं तो शेखर को जिंदा रखने से क्या फायदा? जो काम जबरदस्ती करने या सख्ती से नहीं होता वह कूटनीति से हो जाता है। मतलब? शेखर इस वक्त जेल में है और जेल में वह अकेला नहीं है, डफरिन ने बताया। विभिन्न मामलों में गिरफ्तार होकर कोबरा के कई मेंबर्स जेल पहुंच चुके हैं। उनका काम जेल में शेखर से दोस्ती गांठना है और ओह, मैं समझ गया सर। खत्म तो उसे किसी भी वक्त किया जा सकता है। जिस क्षण यह एहसास हो जाएगा कि उसके जरिए इस तरीके से भी केशव वीणा तक नहीं पहुंचा जा सकता, उसी क्षण उसे जेल में कत्ल कर दिया जाएगा। जुनेजा कह उठा, जेल में तो कुकरेजा भी है, केवल कल तक। यानी कल उसकी जमानत हो जाएगी। मेरी और कुकरेजा की हिफाजत के लिए आप क्या अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करने जा रहे हैं? जुनेजा ने पूछा। डफरिन ने कहा, अब सुरक्षा नहीं बल्कि दुश्मन पर आक्रमण करने से काम चलेगा। क्या मतलब? कल कुकरेजा वाले मामले की तारीख पर हालांकि हमें उम्मीद नहीं है कि केशव कोर्ट में आएगा।
मगर किंग साहब का कहना है कि वह बेहद दुस्साहसी है, यानी आ भी सकता है। अगर उसने यह दुस्साहस किया तो कचहरी परिसर में ही शूट कर दिया जाएगा। नहीं आया तो कुकरेजा की जमानत उस पर हमारा एक जबरदस्त हमला होगा। इसके बावजूद अगर वह सामने नहीं आया तो शायद साजिद नाम के उसके साथी की लाश सामने ला दें। गर्ज यह है कि अब किसी भी तरह उसे सामने लाना हमारा मकसद है। 11 बुदबुदा उठा और जिस क्षण वह कोबरा के मेंबर्स के सामने आ गया, वह क्षण उसकी मौत और हमारी फतेह का क्षण होगा। चपरासी साजिद की मेज पर वे फॉर्म रख गया जो सदस्य बनने वालों ने पिछले आधे घंटे में भरकर कंपनी में जमा किए थे। जमा होने वाले फॉर्म प्रत्येक आधे घंटे के बाद उसकी मेज पर होंगे। यह नियम उसने तब से लागू किया था जब से केशव आदि गायब हुए थे। इस नियम के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल केशव की योजना के मुताबिक सदस्यता फॉर्म के जरिए ही उनके पास अपने गायब होने वाले साथियों का कोई मैसेज पहुंचना था। यह बात अलग है कि अभी तक उसे कोई मैसेज नहीं मिला था। पिछले आधे घंटे में जमा हुए शायद इन फॉर्मों में मैसेज हो। उस उम्मीद के साथ साजिद तेजी से मगर ध्यान से फॉर्मों का निरीक्षण करने लगा और एक फॉर्म पर उसकी दृष्टि चिपक कर रह गई। आंखें चमक उठी। निश्चय इस फॉर्म में कोई मैसेज था। नजर उस पर जाने की वजह थी फॉर्म पर वीणा की राइटिंग। हालांकि फॉर्म किसी अन्य नाम से भरा गया था, परंतु यह तो होना ही था। केशव के निर्देश के मुताबिक अपने मतलब का फॉर्म उसे राइटिंग के आधार पर ही ढूंढना था। गायब होने वाले अपने सभी साथियों की राइटिंग वह पहचानता था। अब साजिद को 100% यकीन हो गया कि इस फॉर्म को भरने वाली वीणा ही है। उसने ध्यान से फॉर्म भरने वाले का फेस देखा। योजना के मुताबिक मैसेज फेस में ही छुपाया जाना था। फेस के स्थान पर लिखा था रोज गेस्ट हाउस, रूम नंबर 5, गुलमोहर पार्क। साजिद के होठों पर मुस्कान उभर आई। वह समझ गया कि अब उसे उस वक्त पर पहुंचना है, मगर उन लोगों को धोखा देकर या छिपकर जिन लोगों के डर से मैसेज हेतु यह प्रावधान इजाद किया गया था। साजिद को भी यकीन था कि वह शाम तक कोबरा के उन सभी मेंबर्स की आंखों में धूल झोंक कर रोज गेस्ट हाउस पहुंच जाएगा जो उस पर नजर रखे होंगे। रात के 9 बजे रोज गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 5 में वीणा अपने सामने बैठे साजिद से बोल रही थी। तुम कोबरा के मेंबर्स को धोखा देने के बाद यहाँ आए हो ना? क्या तुम्हें मेरे इस हुलिये से नहीं लग रहा? साजिद मुस्कुराया। वीणा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा। वह एक हिप्पी के मेकअप में था। बोली, सो तो ठीक है, इस रूप के कारण पहली नजर में मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाई थी। साजिद ने सवाल किया, केशव भैया कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब? पिछली मुलाकात पर उन्होंने कहा था कि मुझे और उन्हें रविवार की शाम 5 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर मिलना है। रविवार यानी परसों? हाँ। पिछली मुलाकात कब और कहाँ थी? इस बात को छोड़ो, काम की बात है कि पिछली मुलाकात पर बहुत गर्म हो रहे थे। वजह? कोबरा के 7 मेंबर्स की लाशें। क्या मतलब? उन्हें शक था कि वह काम मैंने या शेखर ने किया था। कसम खाकर कहना पड़ा कि हम में से किसी ने यह काम नहीं किया। साजिद के मुंह से गुर्राहट निकली। अगर किया भी था तो क्या हुआ? केशव भैया के मतानुसार टीम के किसी भी मेंबर को कोई काम नहीं करना चाहिए। भैया का दिमाग खराब हो गया है। एक एक साजिद चीख पड़ा। मैं उनसे मिलकर इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। वे ये कह रहे हैं कि हमें रेत भी खाना है और मुंह किरकिरा ना हो। भला कैसे मुमकिन है ये? कोबरा संगठन को ना कुछ चने चबाने हैं तो गैर कानूनी काम करने ही होंगे। अगर इस किस्म की बंदिशों में बंधे रहे तो कुछ नहीं कर सकेंगे वीणा। उल्टे हम सब उसी तरह मारे जाएंगे जिस तरह शबीना। आगे कुछ ना कह सका वह। आवाज भर आ गई। वीणा उसे ध्यान से देख रही थी। साजिद के अपने ही जैसे विचार पाकर उसकी आंखों में चमक थी। देर खामोश रहने के बाद बोली, मेरे और शेखर के भी यही विचार थे। फिर हमने केशव भैया से बहस की, मगर वे कन्विंस ना हो सके। क्या मतलब? वे इसी बात पर अड़े हुए हैं कि कोई कानून नहीं तोड़ा जाएगा। साजिद के दांत भिज गए, मुट्ठियां कस गई। अजीब मुसीबत है साली। वे किसी से भी कन्विंस नहीं, तुमसे भी नहीं होंगे, तुमसे भी नहीं।
फिर क्या करें? इसी सवाल पर गौर करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्या मतलब? पहले सच सच बताओ, कोबरा के साथ मेंबर्स को तुमने तो मौत के घाट नहीं उतारा? दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर पाया। फिर किसने किया है? मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद तुम ही लोगों ने। नहीं, हमने नहीं किया। सोनू ने किया होगा। सोनू? एक वही है जो केशव भैया के आदेशों का उतना आदर नहीं करती जितना हम करते हैं, और फिर जिसने भ्रष्ट पुलिस वालों, सिक्का और उसके साथियों को मौत के घाट उतार दिया। यह काम उसके टेस्ट का हो सकता है। शायद वह भी हमारी तरह अंग में केशव भैया के तरीके से सहमत नहीं हो। मुमकिन है कि शबीना की लाश ने उसे भी उतना ही झंझोड़ डाला हो जितना हमें संभव है, वीणा ने कहा। खैर, अब यह बताओ, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? प्रोग्राम के मुताबिक केशव भैया से मेरी मुलाकात परसों होने वाली है, तो जबकि कल कोर्ट में कुकरेजा वाले मामले की तारीख है। फिर बातों बातों में केशव भैया ने मेरे और शेखर के सामने संभावना व्यक्त की थी कि गायब रहने के कारण वे कोर्ट नहीं जा सकेंगे और इस अवस्था में शायद कुकरेजा जमानत पर छूट जाए। निश्चित रूप से छूटेगा, उसकी आंखों में झांकती वीणा ने कहा। क्या वह छूटना चाहिए? नहीं, मगर हम रोक कैसे सकते हैं? इस सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म कर देने का एक रास्ता है। क्या? खतरनाक स्वर में कहा वीणा ने। अगर वह जमानत पर छूटे तो कोर्ट से बाहर कदम रखते ही हम उसे गोलियों से भून दें। मगर? क्या मगर? शायद केशव भैया को हमारा यह कदम पसंद नहीं आएगा। शायद की बात छोड़ो, यह कदम उन्हें 100% पसंद नहीं आएगा। फिर क्या? सीधी सी बात है, यह काम हमें केशव भैया की पसंद नापसंद की परवाह किए बगैर करना है। वीणा कहती चली गई। कुछ देर पहले हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि केशव भैया के तरीके से जग नहीं जीता जा सकेगा। अगर हम कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो हमारे इस नतीजे पर पहुंचने का फायदा क्या हुआ? साजिद ने जबड़े भींच कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जमानत के बाद कुकरेजा को अपने घेरे में लिए कोबरा के मेंबर्स कोर्ट से बाहर निकले। बरांडा पार करके जिस वक्त वे पार्किंग की तरफ जा रहे थे, उस वक्त कुकरेजा के होठों पर बेहद गर्वीली मुस्कान थी। और ठीक तब जब वे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी के नजदीक पहुंचे, रेड 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 एक साथ 2 मशीन गनें गरजी थीं। असंख्य गोलियों की पूरी बाढ़ कोबरा के मेंबर्स और कुकरेजा पर झपटी। पलक झपकते ही कुकरेजा और उसे घेरे कोबरा के मेंबर्स चीखों के साथ ढेर हो गए। ठीक यही वक्त था जब उनसे सिर्फ 10 कदम की दूरी पर खड़ी एक काली एम्बेसडर टर्न हुई, जिसकी पिछली खिड़की से एक गन की नाल अभी तक बाहर झांक रही थी। जाहिर था कि फायरिंग उसी कार के अंदर से हुई थी। सरेआम हुए इस बुरे कांड ने कचहरी परिसर में भगदड़ मचा दी। चारों तरफ चीख चिल्लाहट का माहौल था। जिसे जिधर जगह मिली भाग लिया। टर्न लेने के बाद काली एम्बेसडर ने अभी दौड़ना शुरू किया ही था कि रेड 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 एक बार पुनः कचहरी परिसर गोलियों की आवाज से थर्रा उठी। ये गोलियां काली एम्बेसडर पर झपटी थी। चारों तरफ से कार के शीशे झनझनाकर बिखर गए। जाने कितनी गोलियां उसकी बॉडी से टकराई थीं। दाईं तरफ के दोनों टायर बैठ गए, मगर उस गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी नहीं। काली एम्बेसडर बुरी तरह लहराई हुई दौड़ी, मगर अभी तक वे चारों तरफ से बरसने वाली गोलियों की रेंज से बाहर नहीं निकली थी। अतः बाईं तरफ का अगला टायर बैठ गया। अब कमान से छूटे तीर की तरह वह एक दीवार से जा टकराई। कर्ण भेदी विस्फोट। पलक झपकते ही गाड़ी आग की लपटों में गिर गई। अब कमान से छूटे तीर की तरह वह एक दीवार से जा टकराई। कर्ण भेदी विस्फोट। पलक झपकते गाड़ी आग की लपटों से गिर गई। चुस्त स्याह लिबास पहने, हाथ में गन लिए एक व्यक्ति जलती कार का पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकला, तो दूसरा अगले दरवाजे से। परंतु अभी उनमें से कोई पोजीशन भी नहीं ले पाया था कि एक बार फिर चारों तरफ से उन पर गोलियां झपटी और फिर वहां उनकी अंतिम और हृदय विदारक चीखें गूंजी। ये चीखें थी साजिद और वीणा की। उफ! गुस्सा मिश्रित कसमसाहट के साथ दांत भींचे केशव ने बड़ी जोर से मेज पर घूंसा मारा।
ये क्या किया उन बेवकूफों ने? जैन साहब की आंखें केशव पर थी, उस केशव पर जिसे इस वक्त जज्बातों के झंझावत ने जकड़ रखा था। चेहरे पर जर्रे जर्रे से लहू टपक रहा था, मानो साजिद और वीणा की मौत की खबर ने केशव को जबरदस्त शौक दिया था। जैन साहब धीरे से बोले, उस जंग का नतीजा हमेशा यही होता है केशव, हमारे बार बार के विरोध के बावजूद जिसे तुम लड़ रहे हो। नहीं, उस जंग का नतीजा यह नहीं होता जो मैं लड़ रहा हूँ। केशव ने पुरजोर विरोध किया, बल्कि उस जंग का नतीजा हमेशा यह निकलता है जो साजिद और वीणा ने लड़ी। क्या मतलब? उन बेवकूफों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। बार बार कहा था कि हमें कानून नहीं तोड़ना है। बार बार उन कमबख्तों को यह भी समझाया था अंकल कि इस जंग के तहत भावनाओं के बुलावे में ना आकर हमें एक कदम भी नहीं उठाना है, मगर वे नहीं माने। शायद शबीना की मौत ने उन्हें बाहर कर दिया था। काबू से बाहर होकर क्या पाया उन्होंने? केशव पर व्यंग किया उन्होंने। जब लोग काबू से बाहर होते हैं तो सोचते कहाँ हैं कि क्या कर रहे हैं। केशव ने उनकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो व्यंग को भला क्या समझता। अपनी धुन में वह कहता चला गया, जिस कुत्ते को सारी जिंदगी जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना था, उसे एकदम से मार दिया बेवकूफों ने, और फिर उस एक ही झटके में मैं अपनी जान भी गंवा दी। अंकल, इसके अलावा और हो ही क्या सकता था? मूर्खों की समझ में यह बात नहीं आई कि इस ढंग से लड़कर कोबरा से नहीं जीता जा सकता। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, आगे की कहानी के साथ शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।